नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी कानूनी लड़ाई के बारे में। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अभी इसी वक्त चल रही है और ये हमारी पर्सनल जानकारी, हमारे डेटा से जुड़ी है। मतलब ये बहस तय करने वाली है कि हमारा डिजिटल जीवन असल में हमारा है भी या नहीं। और देखिए, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जो हमेशा के लिए ये बदल सकते हैं कि सरकार हमारी ऑनलाइन जानकारी को कैसे देख सकती है, उस तक कैसे पहुंच सकती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। ये जो दो मामले हैं ना, यही इस पूरी लड़ाई के सेंटर में हैं। एक तरफ है जियोफेंस वारंट्स। इसका मतलब है कि पुलिस एक कानूनी ऑर्डर लेकर किसी क्राइम सीन के आसपास मौजूद हर एक इंसान का फोन लोकेशन डेटा मांग सकती है। और दूसरी तरफ वीडियो प्राइवेसी का सवाल है कि क्या कोई पुराना कानून आज की स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पर भी लागू होता है। ये दोनों मामले असल में एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे डिजिटल अधिकार आखिर हैं क्या? असल दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे ज्यादातर कानून एक फिजिकल दुनिया के लिए बनाए गए थे, डिजिटल दुनिया के लिए नहीं। सोचकर देखिए, जो कानून कागज की चिट्ठियों को बचाने के लिए लिखे गए थे, अब उन्हें हमारे ईमेल्स पर लागू करने की कोशिश हो रही है। मतलब ये मेल ही नहीं खाता। आज के इन अदालती मामलों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक बुनियादी नियम को देखना होगा, वो है चौथा संशोधन। ये हमारे कानूनों की वो नींव है जो हमें सरकारी दखलंदाजी से बचाती है। ये है वो चौथा संशोधन। इसे 1791 में लिखा गया था। इसका सीधा साधा मकसद था सरकारी अफसरों को लोगों के घरों में घुसकर उनका सामान जब्त करने से रोकना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? अब इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये शब्द कागजातों और सामानों। जब संविधान बनाया गया था तो बनाने वालों के दिमाग में फिजिकल चीजें थीं जिन्हें आप छू सकते थे, पकड़ सकते थे। उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जानकारी कभी डिजिटल भी हो सकती है। और बस यहीं आकर मामला एकदम से पेचीदा हो जाता है। हमारी गूगल सर्च हिस्ट्री, क्या वो हमारे कागजातों में गिनी जाएगी? नेटफ्लिक्स पर हम क्या देखते हैं, क्या वो हमारे सामानों का हिस्सा है? ये वो सवाल है जिससे अदालतें दशकों से जूझ रही हैं, क्योंकि डेटा कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए 1967 में अदालतों ने एक नया कानूनी आइडिया निकाला। इसे कहते हैं निजता की उचित अपेक्षा का टेस्ट। कैट्स नाम के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौथा संशोधन जगहों की नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी ऐसी जगह पर है जहां उसे प्राइवेसी की उचित उम्मीद है, जैसे एक बंद फोन बूथ में बात करना, तो सरकार को तलाशी के लिए वारंट की जरूरत होगी। तो कहानी कुछ ऐसी है। 1791 में सुरक्षा सिर्फ फिजिकल चीजों की थी। फिर 1967 में प्राइवेसी का ये नया आइडिया आया। उसके बाद 2018 में कारपेंटर केस ने इसी आइडिया को हमारे सेलफोन लोकेशन डेटा जैसी डिजिटल चीज पर लागू किया। और अब हम आज यहाँ खड़े हैं जहाँ इस टेस्ट की सीमाओं को चुनौती दी जा रही है। साल 2018 का कारपेंटर केस इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने सब कुछ बदल दिया, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा लोगों ने सोचा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार को अगर किसी के सेलफोन लोकेशन का हफ्तों का रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए वारंट लाना होगा। ज्यादातर जजों का मानना था कि लोगों को अपनी मूवमेंट में निजता की उचित अपेक्षा होती है और इस तरह से किसी को ट्रैक करना उनकी प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। सभी जज इस बात से सहमत नहीं थे। जो जज असहमत थे उन्होंने कहा कि यह निजता की उचित अपेक्षा वाला टेस्ट बहुत कंफ्यूजिंग और इनकंसिस्टेंट है। उनका कहना था कि यह केस प्राइवेसी का है ही नहीं, ये केस तो प्रॉपर्टी राइट्स का होना चाहिए था। उन्हें लगा कि ये टेस्ट जजों को बहुत ज्यादा पावर देता है कि वो तय करें कि क्या निजी है और क्या नहीं, जो कि एक तरह से कानून बनाने जैसा है, और ये जजों का काम नहीं है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? एक बड़ा कंफ्यूजन। कारपेंटर केस ने कुछ डेटा को तो बचा लिया, लेकिन कोई साफ सीधा नियम नहीं बन पाया। इसकी वजह से निचली अदालतें उलझन में पड़ गईं कि क्या रियल टाइम लोकेशन डेटा या हमारे इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री या दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी वैसी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। और इसी कंफ्यूजन के बीच से एक नया आइडिया सामने आया। कुछ कानून के जानकार और यहाँ तक कि कुछ जजों ने भी एक अलग तरीका सुझाया है। क्या हो अगर हम अपने डेटा को प्राइवेसी की तरह नहीं बल्कि संपत्ति की तरह देखें?
और ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। प्राइवेसी का अधिकार ये तय करने के बारे में है कि दूसरे क्या देख सकते हैं, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। वहीं दूसरे तरफ संपत्ति का अधिकार वो बहुत ठोस है। वो आपके सामान पर आपकी कंट्रोल के बारे में है। वो कहता है ये चीज मेरी है और आप इसे मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकते। जस्टिस गोरसच ने कारपेंटर केस में एक बहुत पुराना कानूनी सिद्धांत इस्तेमाल किया जिसे बेलमेंट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सोचिए, आप अपना डेटा गूगल या अपने मोबाइल प्रोवाइडर जैसी किसी कंपनी को देते हैं, तो आप उन्हें उसकी ओनरशिप नहीं दे रहे, आप बस उन्हें एक खास काम के लिए उसे रखने दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में अपना कोट चेक काउंटर पर देते हैं। कोट तो आपका ही रहता है ना। तो ये सारी कानूनी बातें हमें वापस आज पर ले आती हैं, उन दो नए सुप्रीम कोर्ट केसेस पर जिनकी बात हमने शुरू में की थी। ये जो प्रॉपर्टी वाला सिद्धांत है ना, ये अब सिर्फ किताबों की बहस नहीं रह गया है, ये इन असली मामलों के बिल्कुल सेंटर में है। तो दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। क्या पुलिस को हर बार डिजिटल डेटा के लिए वारंट चाहिए होगा? जियो फेंस वारंट जैसे टूल्स का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालतें हमारे डिजिटल जीवन को एक धुंधले से प्राइवेसी के अधिकार की तरह देखती रहेंगी या फिर उसे एक ठोस संपत्ति के अधिकार के तौर पर पहचानेंगी? ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये सरकार और एक आम नागरिक के बीच शक्ति के संतुलन के बारे में है। ये इस बारे में है कि इस डिजिटल युग में नागरिक होने का मतलब क्या है। अदालत जो भी फैसला देगी वो आने वाले कई सालों तक हमारे और सरकार के बीच के रिश्ते को तय करेगा। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारा डेटा कानूनी तौर पर हमारी संपत्ति बन जाता है तो इसका मतलब सिर्फ सरकार से सुरक्षा नहीं है, इसका मतलब है कि उसका कंट्रोल हमारे पास है। हम तय करेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बदल सकता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।